नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो सीडीपी पैडागोजी या सीडीपी से संबंधित रहने वाला है, जिसमें हम संज्ञान संवेग, अपसारी अभिसारी चिंतन, अभिप्रेरणा, सृजनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट सहित हल करेंगे। याद रखिए, इससे कम 5 से 7, 8 और कभी कभी 10 प्रश्न तक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत मतलब प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों यानी किन स्किल्स का संवर्धन करेंगे। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। देखिए, आपको पता होगा निष्क्रिय अनुकरण और कंठस्थीकरण, इसके द्वारा समालोचनात्मक या जो क्रिएटिविटी है उसको कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो रोट मेमोराइजेशन और पैसिव इमिटेशन ये तो दोनों ही गलत हो गए, और वैसे भी ये दोनों के दोनों निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर आपको नहीं पता है टैग वर्ड कैसे यूज करते हैं तो आप हमारी जो सीडीपी टैग वर्ड की वीडियो है उसे देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, गलत हो गया। अब सारी चिंतन भी नेगेटिव है। अगर आपको कुछ नहीं आता है टैग वर्ड वीडियो देख लीजिए, वहां से आप लिख लेंगे, निकाल लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वचिंतन। एक तो तरीका ये हो गया टैग वर्ड यूज करने का। दूसरा तरीका है, अगर आपने टैग वर्ड नहीं देखे हैं और आप प्रॉपर वे में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिए निष्क्रिय अनुकरण और कंठस्थीकरण के द्वारा कभी भी जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। और जो अभिसारी चिंतन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसके द्वारा भी कभी भी क्रिएटिविटी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होती है। बल्कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जो आपके पहले के एस्टेब्लिश्ड लॉ हैं या जो लॉजिक हैं पहले के, ठीक है, एक तरीके से वो फैक्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहे हो, उन फैक्ट से क्या होता है, किसी भी समस्या का एक आंसर यानी कि सिंगल आंसर निकालना, ठीक है, वो कहलाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे कहते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है, इन नाम को अच्छे से देख लीजिए, अपसारी चिंतन, उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो इसे हमेशा अपसारी चिंतन के लिए क्रिएटिव थॉट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस, ये ध्यान रखिए, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस कहेंगे, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो कभी भी सही आंसर अगर आएगा, ठीक है, तो वो अपसारी चिंतन होगा, और कभी भी अभिसारी चिंतन सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्व ज्ञान या पूर्व लॉ या जो पहले की अवधारणाएं हैं या पहले के जो तथ्य हैं उनसे एक सिंगल आंसर जनरेट करना, ठीक है, ध्यान रखिए, सिंगल आंसर पे पहुंचना अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, जबकि स्वचिंतन क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वचिंतन होता है अमूर्त चिंतन व मौलिक चिंतन का विकास करना, इसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा आज इसी तरीके से प्रश्न करेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक्स थोड़े से कठिन है, जिससे आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो कम से कम आप अच्छे से टॉपिक्स को समझ लें, जिससे आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक क्या है। अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध यानी बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। अब कौशलों में बाधक, तो बाधक हमेशा ध्यान रखिए, ये मैंने सीटेट टैग वर्ड वीडियो में भी बताया है, होता है प्रकार्यात्मक स्थिरता, जिसे कहते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, नई तरीकों को अवरुद्ध करना या सीमित करना। ध्यान रखिए कि नए तरीकों को अवरुद्ध करना, तरीकों को रोकना या सीमित करना, ठीक है, सीमित करना, इसे कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, नए तरीकों को, यानी कि अगर हमारे मन में नए विचार आ रहे हैं या बच्चे के मन में एक प्रश्न है,
ठीक है, एक मान लीजिए क्वेश्चन है और उसके मन में बहुत सारे नए विचार आ रहे हैं, न्यू, ठीक है, तो उनको वो क्या करता है, रोकता है, सीमित करता है। तो ये क्या चीज हो गई, किसी भी समस्या के समाधान में क्या हो गया, ये बाधक होगा। क्योंकि अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो हमारी कोशिश रहती है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस या आइडियाज़ क्या हो, जनरेट हो, तभी तो सही आंसर पे हम पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए ये चीज़ क्या हो गई, प्रकार्यात्मक स्थिरता नेगेटिव वर्ड है और इसलिए ये बाधक होगी। अनुरूपक चिंतन एनालॉजिकल थिंकिंग बाधक नहीं है कभी भी, ठीक है। बाकी बहुविध तरीकों से प्रश्नों को प्रस्तुतीकरण ये बिल्कुल बाधक नहीं है। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना ये भी बाधक नहीं है। तो ऑप्शन होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणा यहाँ पर दो तरीके से प्रयोग होती है। एक तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, एक होगी आंतरिक और एक होगी जो बाह्य, ठीक है, एक होगी बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जो अंदर से हो, अपने मन से हो। जैसे किसी बच्चे की आकांक्षा हो, उसकी जिज्ञासा हो, उसकी रुचि हो, ठीक है, क्या क्या, आकांक्षा, जिज्ञासा और रुचि हो, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत काउंट करते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, ये चीजें बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा और बहुत इजी प्रश्न है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। तो जिज्ञासा वर्ड आ गया, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, ठीक है। समझ को समुन्नत करने के लिए समझ या अंडरस्टैंडिंग, रुचि, जिज्ञासा, ये सब क्या होगा, आंतरिक हो गया, ठीक है। नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार क्या हो गया, दंड या पुरस्कार की बात आ गई, ठीक है, प्रोत्साहन की बात आ गई, तो वो होगा बेटा बाह्य अभिप्रेरणा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, यानी ये क्या हो रहा है, रुचि है या उसके मन से कार्य हो रहा है, ठीक है, किसी बच्चे के मन से कार्य कर रहा है वो, तो क्या होगा, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न थोड़े से टफ प्रश्न माने जाते हैं। इसमें देखिए, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए, अधिगम यानी सीखने के लिए रुचि और जिज्ञासा दोनों जरूरी हैं और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर रुचि नहीं होगी, सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है, पहले जिज्ञासा हो सीखने के लिए, फिर आपकी उसे सीखने में रुचि होनी चाहिए। दूसरा देखिए पॉइंट, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, बिल्कुल गलत है कि अधिगम जो है अमूर्त संज्ञान के बारे में थोड़ना है, ठीक है। तो मूर्त संज्ञान से भी अधिगम तार्किकता तक पहुंचा जा सकता है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। हम जैसा, हमारी जैसी मनोदशा होती है, कहते हैं ना जैसा मन, ठीक है, तो जैसा हमारा मन होता है हम उस जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा, आपके मन द्वारा प्रभावित होते हैं। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है, प्रमोट करता है, बिल्कुल गलत। प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन हुआ 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों के किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं है बल्कि हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शंस हैं अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण यानी कि ह्यूरिस्टिक्स, साम्य अनुमान, एनालॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो निगेटिव कीवर्ड होगा वो सही आंसर होगा। वो क्या कर रहा होगा, शिक्षार्थियों को हतोत्साहित करेगा, तो सही आंसर होगा अनुक्रिया समुच्चय। ध्यान रखिए, अनुक्रिया समुच्चय और फंक्शनल फिक्स्डनेस, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बात की थी, ये दोनों निगेटिव कीवर्ड हैं और सीखने में, लर्निंग में, अधिगम में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अनुक्रिया समुच्चय क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या प्रॉब्लम आगे कहीं चल के ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अनुक्रिया समुच्चय क्या है। देखिए अनुक्रिया समुच्चय क्या होता है कि ये किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एक ही तरीके से करने पे अटक जाता है, ठीक है,
और जो सॉल्यूशन होता है किसी क्वेश्चन का वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का उत्तर ना होकर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पूछा कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो हो सकता है वो ये बता दे कि गाय की एक पूंछ होती है, जबकि हम पूछ रहे हैं उससे गाय के पैरों के बारे में, कितने पैर होते हैं, वो बता रहा है पूंछ के बारे में, यानी प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुक्रिया समुच्चय। रेस्पॉन्स तो मिल रहा है लेकिन रेस्पॉन्स कुछ और मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाधक होगा किसमें, अधिगम में। कलन विधि क्या है, कलन विधि होती है स्टेप टू स्टेप किसी चीज को सीखना। ठीक है, और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। साम्य अनुमान एनालॉजीज भी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड करते रहने के लिए अध्यापक को क्या प्रमोट करना चाहिए। निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का सत्व या अस्तित्ववाद, परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण। तो सही आंसर है निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। असहायता का सीखा हुआ भाव भी गलत होगा। प्रतियोगिता या तुलना करना मैंने बताया ही है, बिल्कुल गलत है, हर वीडियो में बताता हूँ। योग्यता का सत्व यानी कि एब्स्ट्रैक्ट या उसका अस्तित्ववाद परिप्रेक्ष्य, ये भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसके लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बाह्य अभिप्रेरणा बताना है, तो जानने की उत्सुकता, तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा नहीं हुई बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा हुई। ठीक है, संप्रत्यय को समझना, ठीक है, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा हुई। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, इन चीज़ों को कहते हैं समाज में अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करना या दोस्तों के बीच अपनी लोकप्रियता को बचाना या लोकप्रियता को बनाए रखना, ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण होती हैं। ठीक है, संदेहों को दूर करना, तो ये सब काम आप अपने मन से करेंगे तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। ठीक है, आप ये काम जो होते हैं ये पहला, दूसरा और 4th नंबर, ये आप अपनी समझ को, अपनी जानकारी को इंक्रीज करने के लिए स्वतः करेंगे। और जो 3rd नंबर है वो क्या होगा, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और उसके रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कंठस्थीकरण, विस्मरण, चयनात्मक ध्यान, परासंज्ञान। तो ध्यान रखिए इसे कहते हैं परासंज्ञान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। अगर आपने डीएलएड या बीएड अच्छे से किया है तो आपको कई बार मिला होगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसे कहते हैं कि एबिलिटी, इसे कहेंगे एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, टू थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, योर थॉट प्रोसेस। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे कि इससे संबंधित प्रश्न हर बार आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टर्मोलॉजी नहीं समझेंगे आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे सीडीपी में। ठीक है, ये जीन प्याजे वाली चैप्टर्स नहीं है जो आप आसानी से उसको पढ़ के आप लगा देंगे कि कौन सी एज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये थोड़े से कठिन टाइप के प्रश्न हैं। देखिए परासंज्ञान क्या होता है कि एबिलिटी, योग्यता टू थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस, अपने ही थॉट प्रोसेस को सोचने और समझने की जो क्षमता है उसे परासंज्ञान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अपने थॉट प्रोसेस को ही सोचने समझने की क्षमता परासंज्ञान। अब कुछ ना समझ में आए तो एक लाइन में और बता दे रहा हूं कि अपनी सोच के बारे में सोचना। ठीक है, क्या, अपनी सोच के बारे में, अपनी सोच के बारे में सोचना, अपनी सोच के बारे में बेटा सोचना, बस ये ध्यान रखिए, अपनी सोच के बारे में सोचना परासंज्ञान कहलाता है। थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, अपनी सोच के बारे में सोचना क्या कहलाएगा बेटा, परासंज्ञान। तो प्रश्न देखिए क्या था कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया, देखो यही से लाइन क्लियर हो गई, का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने, उसके रूपांतरण करने की क्षमता को परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, कंठस्थीकरण, विस्मरण, फॉरगेटिंग, सेलेक्टिव अटेंशन, सारे गलत ऑप्शंस हो गए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें। तो निराशा, बिल्कुल मोटिवेट नहीं होंगे, हम भी निराश होते हैं तो कहाँ मोटिवेट होंगे। शर्म, ना तो सेम, ठीक है। तो खुशी, सही आंसर होगा खुशी, ना कुंठा, तो सही आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि करण कोई बच्चा है, हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी संसाधनों को सुझाता है। ये किस की सोच का उदाहरण है। देखिए मैंने कई बार बताया, एक प्रॉब्लम हो उसके बहुत सारे मल्टीपल्स क्या हो, प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे आइडिया निकल रहे हो, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज निकल रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो बच्चा इन आइडियाज को जनरेट कर रहा है या नवाचारी इनोवेशन संसाधनों को सुझाता है, ठीक है, वो प्रोसेस, वो थिंकिंग हमेशा अपसारी थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है, जो कि हमने पहले प्रश्न में ही पढ़ा था। क्या कहलाएगा, अपसारी चिंतन कहलाएगी, और वो बच्चा सृजनात्मक बच्चा कहलाएगा, ठीक है। बाकी कन्वर्जेंट, नकारात्मक, तर्कहीन, इरेशनल, बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि रीना एक दी हुई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुरूपक सोच, ठीक है, एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या है, देखो इसको ही पढ़ेंगे तो बाकी तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन पहले इसको हम पढ़ते हैं क्या है ये। अनुरूपक सोच होती है, देखिए कि कोई एक समस्या मिली, ठीक है, उसको जो सॉल्यूशन किया उसकी सहायता से कोई दूसरी समस्या मिली, सेकंड नंबर, वो कुछ उसकी हेल्प कर रही है सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसे कहते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो निगमन परीक्षण गलत होगा, ठीक है, और प्रकार्यात्मक स्थिरता ये तो आपको बता ही दिया था गलत होगा। स्मृति सहायक विधियां, मैनोमोनिक्स, ये भी गलत होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी गलत होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा अनुरूपक सोच। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस तरीके का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, कभी कभी ये प्रश्न थोड़े से हमें कठिन प्रकृति के लगते हैं। देखिए ऑप्शन देखते हैं, फिर भी अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने की कौशलों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत है। अगर आप उत्तर सही से पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहती है। दबाव हमेशा क्या होगा, कौशलों को बढ़ावा नहीं देगा। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। प्रश्न देखिए कितना कठिन लग रहा था देखने में, आंसर कितनी आसानी से आ गया। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस में सुधार लाती है, बिल्कुल गलत है। निरस्त करने की भावना समालोचनात्मक चिंतन या क्रिएटिविटी थिंकिंग में सुधार लाती है, तो बिल्कुल गलत है। कितना सरल आंसर है, ठीक है, देखने में कितना कठिन लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, वो ये मानने लगा है कि वो बार बार फेल हो रहा है तो उसकी योग्यता में कमी है। उसमें से कौन सा भाव पैदा हो सकता है। उच्च आत्मसम्मान, बिल्कुल गलत है, उच्च आत्मसम्मान थोड़ा ना हो। अधिगम निस्सहायता हो सकता है। सकारात्मक आत्म अवधारणा बिल्कुल नहीं होगी, सकारात्मक थोड़ा ना होगी, नकारात्मक होगी फिर तो। और आत्म प्रभावितकारिता में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी। अपने वजूद में एक तरीके से या अपने प्रभाव में वृद्धि थोड़ा ना हो रही है। क्या होगा, सही आंसर पहुंचा बेटा अधिगम निस्सहायता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है, ठीक है, लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का, किस इमोशन का अनुभव करेंगे। बेटा संवेग के बारे में ध्यान रखिए, संवेग क्या है। तो संवेग देखिए एक मानसिक स्थिति होती है, ठीक है, क्या होगी, एक मानसिक स्थिति होगी। संवेग और संज्ञान में अंतर जरूर पता होना चाहिए आपको। तो संवेग जो होता है एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें बेटा आता है भय यानी कि डर, क्रोध या प्रेम, इस तरीके के जो चीजें हैं, ठीक है, वो कहाँ किसके अंतर्गत आएगा बेटा, संवेग के अंतर्गत आएगा। सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, डर, ये सब कुछ कहाँ आएगा, संवेग के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसे क्या होगा, यहाँ पर आनंद नहीं आ रहा होगा उसे, ठीक है, जब उसे पता है कि असफलता का डर है, ठीक है, ध्यान असफलता पर, तो उसे क्या होगा, दुश्चिंता होगी, उम्मीद नहीं होगी, ठीक है, बोरियत भी नहीं होगी, ठीक है। तो मानसिक स्थिति है एक तरीके से संवेग। जबकि संज्ञान क्या क्या है, अगर मैं यहीं पर आपको बता दूं,
कि संज्ञान क्या है, तो संज्ञान हमेशा क्या है, एक मानसिक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि ये मेंटल प्रोसेस के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, ये मानसिक मेंटल पोजीशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मानसिक स्थिति के लिए, जबकि ये मानसिक प्रोसेस मेंटल प्रोसेस के लिए प्रयोग हो रहा है संज्ञान। तो इसमें आता है बेटा सोचना, ठीक है, सोचना है, सीखना है, स्मृति है यानी कि याद करना है, ठीक है, ध्यान करना है, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये प्रश्न है, उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान को बेहतर करती है, बिल्कुल गलत है। अगर दुश्चिंता होगी तो समस्या समाधान को बेहतर थोड़ा ना करेगी। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। उत्साह जो होगा भागीदारी और अधिगम को बढ़ाएगा। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है, बिल्कुल गलत, निराशा मोटिवेट थोड़ा ना करेगी। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल गलत है। सेम है, निराशा है, दुश्चिंता है, ये मोटिवेट थोड़ा ना करेंगी, ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो सही आंसर होगा दूसरा, उत्साह, जो कि पॉजिटिव आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, सफलता परिहार। देखिए इस तरीके के जो प्रश्न हैं देखने में सरल हैं, लेकिन इनके आंसर बड़े कठिन हैं, क्योंकि ये जो अगर आपको टर्मोलॉजी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, कि महारत उन्मुखी ये सब क्या है, तो फिर आप आंसर नहीं जान पाएंगे। देखिए ध्यान रखिए, महारत उन्मुखी होता है, इसे एक तरीके से मास्टरी गोल्स कहते हैं, ठीक है, मास्टरी गोल्स कहते हैं, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। तो यहाँ पे मैंने मास्टरी गोल्स लिख दिया। मास्टरी गोल्स क्या है, कोई स्टूडेंट होता है बेटा, ठीक है, इसको समझिए, कोई स्टूडेंट है वो समाज में अपनी असफलता से बचने के लिए मोटिवेटेड रहता है, अपनी असफलता से बचने के लिए क्या करता है, हमेशा मोटिवेटेड रहता है। वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है उसको, बाह्य कारकों के द्वारा, ठीक है, बाह्य मोटिवेशन होता है उसके लिए, ठीक है। जैसे आप हैं, आप भी या कोई भी स्टूडेंट अपनी असफलता से बचने के लिए क्या करेगा, बाह्य चीज़ों से क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो इसे कहते हैं मास्टरी गोल्स। तो विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, तो इससे सही आंसर होता है महारत उन्मुखी। बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे। देखिए प्रदर्शन उन्मुखी में क्या होगा, उस बच्चे को परफॉर्मेंस का डर रहता है, ठीक है, परफॉर्मेंस का हमेशा डर रहेगा, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेटेड कहते हैं, जिससे कि उसे लगता है, उसे अप्रोच ओरिएंटेटेड नहीं है, बल्कि ये क्या है, परफॉर्मेंस। वो चाहता है कि हमेशा उसकी समाज में परफॉर्मेंस बढ़िया हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि हमेशा लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप मास्टरी गोल्स को लगाएंगे। चाहे तो कभी कभी थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देख लिया करें, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम, देखिए क्या हो गया, बाह्य प्रेरणा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, देखिए सहपाठियों को प्रभावित करना, ये भी बाह्य प्रेरणा है, अभी बताया था और पहले ही बताया। दंड या पुरस्कार, देखिए ये भी बाह्य प्रेरणा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हुई, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। संवेग क्या होता है, विद्यार्थियों को अधिगम लर्निंग के प्रति अभिप्रेरित मोटिवेट कर सकता है। तो बोरियत कभी नहीं, उच्च डर कभी नहीं, गुस्सा कभी नहीं, तो सही आंसर उम्मीद। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवेगों और संज्ञान, ठीक है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, बिल्कुल सही है। रुचि अधिगम में बाधक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अरुचि अधिगम में सहायक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बतानी है आपको, तो पुरस्कार तो बाह्य प्रेरणा हो गया, दंड भी बाह्य हो गया, ठीक है, प्रशंसा भी बाह्य प्रेरणा। तो रुचि क्या होगी, रुचि है, जिज्ञासा है, ठीक है, आकांक्षा है, ये चीजें किस में आएंगी, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत। 21 क्वेश्चन देखिए, भावनाएं जो हैं, भावनाएं
क्या, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। स्मृति मेमोरी पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, बिल्कुल गलत है। भावनाएं लर्निंग पर भी प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तो ये भी गलत हो गया। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी, बिल्कुल सही है। दोनों को ही प्रभावित करेंगी, ठीक है। ना तो अधिगम को प्रभावित करती है और ना ही स्मृति को, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सीखने को और स्मृति को दोनों को प्रभावित करेंगी भावनाएं। 22 क्वेश्चन देखिए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से पूर्णतः अलग, गलत। स्वतंत्र भी गलत, संबंधित नहीं गलत, बल्कि अंतः संबंधित ऑप्शन होगा, अंतः संबंधित, या इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सन्निहित। और ये बाई डायरेक्टरल अंतः संबंधित होती हैं, ये भी ध्यान रखिए, बाई डायरेक्टरल अंतः संबंधित, ठीक है, द्विपक्षीय एक तरीके से कहे, ठीक। तो सही आंसर होगा तीसरा। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। आ गया प्रश्न, देखिए स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो देखिए संवेग होगा डर, ठीक है। स्मृति, ध्यान, उत्तेजना ये क्या होंगे, संज्ञान। 24 देखिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रपादक कौन थे। तो ये अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जॉन सिम्पसन। तो सही आंसर मैकडूगल है, आपको पता होगा। 25 देखिए, एक विद्यार्थी मेडिकल में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। विद्यार्थी किसके रूप में अप्रेरित है, भाई आंतरिक रूप से अप्रेरित है, क्योंकि वो खुद चाहता है कि उसे क्या मिले, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिले, तो आंतरिक अप्रेरणा हो गई है। 26 देखिए, पुरस्कार एवं दंड क्या है, सकारात्मक प्रेरक, ठीक है। तो ये कृत्रिम प्रेरक है, सकारात्मक प्रेरक नहीं है, ये बाह्य अप्रेरणा के उदाहरण है, तो ये कृत्रिम प्रेरक है, क्योंकि पुरस्कार और दंड, ठीक है, अंदर से नहीं हो रहे हैं इनोवेट, बल्कि क्या है, पुरस्कार और दंड के द्वारा, ठीक है, प्रेरित किया जा रहा है, स्वाभाविक नहीं है, अर्जित भी नहीं है। 27 देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं इस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहेंगे, इसे ही अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। आंतरिक बल है, ठीक है, अंदर से जो प्रोत्साहित करता है, ठीक है, तो क्या होगा, अभिप्रेरणा। 28 देखिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए, लीक से हटकर सोचना, इसे अपसारी सोच, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। लीक से हटकर सोचना आपको पता चल गया होगा, अपसारी चिंतन। 29 शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए क्या प्रोत्साहित कर सकता है। नगद पुरस्कार, गलत हो गया, ठीक है। सजा देकर भी गलत हो गया, क्योंकि बाह्य प्रेरणा है। निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल गलत हो गया, तो सीखने की खुशी पैदा करके। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। तो इसका सही आंसर है मास्टरी ओरिएंटेटेड, कि उसे चाहे जो भी हो क्या आना है, फर्स्ट ही आना है। फर्स्ट क्यों आना है, किसके डर से, समाज के डर की वजह से, और समाज में अपनी असफलता का डर है, इसलिए वो क्या कर रही है, वो ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित है कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन क्या आना है, मुझे फर्स्ट ही आना है। तो इसे कहते हैं बेटा महारत उन्मुखी, परफॉर्मेंस उन्मुखी, और ये कुछ नहीं होगा, बाकी सारे गलत होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।